डीपीपी नंबर A7 में फर्स्ट का जो आंसर है वो ए है, सेकंड का आंसर वो ए है, थर्ड का आंसर सी, फोर्थ का आंसर बी, फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का बी, सेवेंथ का बी, एट्थ का सी, नाइन्थ डी, टेंथ का ए सी। तो ये है। तो इसमें पहले इसका थ्योरी पार्ट देख लो। कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे हमें उसका थोड़ी आइडिया लेनी ही थी। हाँ, आज डाल दूंगा मानस कल का वीडियो लेक्चर, ठीक है, आज इसके साथ। तो थोड़ी सी आइडिया हमें वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हम 12th में पढ़ने वाले हैं। अभी नेचर ऑफ फ्रूट्स में इसकी जरूरत पड़ती है, बेसिक चीजों की, जितनी यहाँ पे गिवन है कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन को तुम एक थ्योरी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके, तुम सुन लेना, बाद में इसको लिख लेना अपने तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी। पहले तो ये आयोटा क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें जो बता रहा हूं मैं, ये तुम्हारे क्लास नोट्स में होनी चाहिए, अभी मत लिखना। वो सब कुछ यहाँ पे इस कंप्रिहेंशन में गिवन है, तो बाद में लिख लेना। बस ये आयोटा की जो प्रॉपर्टीज है उसको लिख लो तुम लोग। ये जो आयोटा होता है, ऊपर में हेडिंग दे देना कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको डिटेल में हम 12th में देखेंगे। अभी बस उसके थोड़ी बहुत बेसिक चीजें देखने वाले जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आयोटा जो होता है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है, आयोटा कहते हैं इसको, ठीक है। ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, ये होता है अंडर रूट -1। अंडर रूट के अंदर में माइनस, ये कैसा होता है, एक इमेजिनरी क्वांटिटी रहेगी तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। अब उसके बाद यहाँ पे तुम बताओ आयोटा स्क्वायर कितना आएगा? -1 -1 आएगा। दिख रहा है क्लियरली, आयोटा इंटू आयोटा करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो -1। आयोटा क्यूब कितना आएगा? 1 माइनस आयोटा ना। क्या करो, ये जो सेकेंड आया हुआ है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसमें दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आयोटा क्यूब एंड इधर क्या बचेगा, माइनस आयोटा। क्लियर? देन आयोटा की पावर 4 कितना आएगा बताओ? -अंडर रूट आयोटा। नहीं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, वो आयोटा की पावर 4 बन जाएगा। इसका मतलब वो एक तरीके से -1 का क्या आएगा, स्क्वायर, तो 1। क्लियर है? तो ये जो 4 पॉइंट्स लिखे, ये क्लियर है क्या बताओ? आयोटा तो एक इमेजिनरी क्वांटिटी, ये तो डिफाइन इसी तरीके से होता है, अंडर रूट -1 आयोटा होता है, तो वहां से आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1। देन उसके बाद तुम लोग ये बताओ आयोटा की पावर 5 कितना आएगा? आयोटा की पावर 5 कितना आएगा? आयोटा -1 आयोटा आ जाएगा, वही आयोटा कहो उसको, अंडर रूट -1 को, ठीक है। आयोटा की पावर 6 कितना आएगा? आयोटा स्क्वायर। इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, या तो इसको हम आयोटा की पावर 6 को, आयोटा की पावर 6 को ऐसे लिख सकते हैं, वैसे इसको आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 5 को आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो आयोटा आ जाएगा क्योंकि आयोटा की पावर 4 1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा की पावर 7, इसको हम आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3,
से लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 1, तो ये माइनस एंड minus आयोटा I. की पावर 8 1। तो ये 1. देख लो, जब पावर 4 8 12 16 मतलब 4 का मल्टीपल आ रही है, तो हमें क्या मिलने वाला है? 1. 1। 1 आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल आएगी, 4 का मल्टीपल आएगी तो हमें मिलेगा 1, वहां से हमें आंसर मिलेगा 1। अब उसके बाद आयोटा की पावर अगर आ रहा है 4n प्लस 1, 4 का मल्टीपल प्लस 1, तो क्या मिलेगा बताओ? आयोटा। ये देख लो, ये 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 प्लस 1, तो आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल प्लस 1, तो वहां से हमें मिलेगा आयोटा। फिर आयोटा की पावर 4n प्लस 2, क्या मिलेगा बताओ? -1 minus 1. -1। -1 ये उसका एग्जाम्पल है। इस 6 को हम 4 प्लस 2 लिख सकते हैं, इस 6 को 4 प्लस 2, तो बाद में ये इस तरीके से डिवाइड होके हमें -1 मिलेगा। ठीक है। yes sir एंड देन आयोटा की पावर 4n प्लस 3 कितना आएगा? Minus माइनस iota. तो ये 4 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है, यहाँ पे n बिलोंग्स टू रहेगा इंटीजर। आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है तो 1, 4 का मल्टीपल प्लस 1 है तो आयोटा, 4 का मल्टीपल प्लस 2 है तो -1, एंड 4 का मल्टीपल प्लस 3 है तो माइनस आयोटा, ये मिलेगा। ठीक है। कोई डाउट इसमें? No sir. अभिजीत एंड अर्चिसा, तुम्हारे पास अगर रोल नंबर है, तुम्हारा सीरियल नंबर जो कल वाले अटेंडेंस में मिला था, तो उसके साथ इंटर करना। ठीक है, मतलब नाम के सामने वो सीरियल नंबर होना चाहिए। एंड अगर सिंगल डिजिट में है वो, तो आगे 0 लगाओ, 0। तो ये क्लियर है आयोटा की प्रॉपर्टीज? yes sir यस सर। ठीक है। देन उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या होता है ये, अब ये मत लिखो, ये बाद में तुम इसको देख के लिख लेना। अब यहाँ पे कंप्रिहेंशन देखो, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल, मतलब ये जो a एंड b जो रहेंगे वो रियल होने चाहिए। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। a प्लस आयोटा b, जहाँ पे a एंड ये जो b है वो रियल होगा, इसको कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूजुअली डिनोटेड बाय से z, कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूजुअली डिनोटेड बाय z, मतलब ये z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये आ जाएगा इसमें, a एंड b रियल होने चाहिए। फिर उसके बाद z इज इक्वल टू, अगर a प्लस आयोटा b है, if z is equal to a plus iota b is a complex number, then z bar is equal to a minus iota b is called as its conjugate। मतलब क्या करना है, अभी तो पहले वो अगली वाली लाइन देखो, इसमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये जो a होता है, ये शायद मेरे ख्याल से ये लाइन नहीं लिखी हुई है वहां पे, ये रियल पार्ट एंड ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ये जो a होगा यहाँ पे, इसको कहा जाएगा z का रियल पार्ट।
वरना ये लिख लो, अभी ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे, ये लिख लो, लिखो कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्लास नोट्स में लिखना तुम लोग। ये वैसे पढ़ाना ही था नेचर ऑफ फ्रूट्स के पहले, लेकिन अभी डिस्कशन में ही हो जा रहा है तो ठीक है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म लिख रहे हो ना सभी लोग अब? Yes, sir. A number of the form, a number of the form a plus iota b, a plus iota b, where a and b belongs to real, is called as complex number, is called as complex number। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो a होता है, मान लो ये z इज इक्वल टू है a प्लस आयोटा b, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये जो a होगा इस z का कहलाता है रियल पार्ट, और उसको आर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। दो पार्ट है इसमें, एक तो ये a वाला रियल पार्ट, एंड आयोटा b ये वाला होता है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ z ये है a, एंड जो आयोटा के साथ आता है उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, एंड उसको रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इस तरीके से। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा b। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट, अगर इफ इसमें b इज इक्वल टू 0 रहेगा, b इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो तुम लोग बताओ क्या इसमें इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट है क्या? अब No, sir. No, sir. नहीं है। No, sir. देन if b is equal to 0, then z is equal to a is purely real complex number। तो यहां से तुम लोग ये बताओ क्या रियल नंबर्स को हम, अब चलो पहले ये पॉइंट लिख लो, उसके बाद और एक पॉइंट, एंड देन उसको डिस्कस करते हैं। अगर b 0 होगा तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है उसमें, z इज इक्वल टू सिर्फ a बचा हुआ है, तो सिर्फ रियल पार्ट बचा हुआ है, तो उसको कहा जाएगा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड तुम ही बताओ अब, अगर a इज इक्वल टू 0 हो गया तो उसको कैसा कहेंगे? Purely imaginary part. प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। Then z is equal to iota b is called as purely imaginary। प्योरली इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब लोग तुम लोग यही से बताओ, अगर रियल नंबर कोई है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं क्या? 2 को हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं क्या? No, sir. सोच समझ के, ये वाला पॉइंट एंड इसके पहले वाला पॉइंट Yes, sir. देखो, इसको हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं क्या? Yes, sir. It's a complex. कह सकते हैं। और कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये? Purely real. प्योरली रियल, है कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पे सारे रियल नंबर्स को क्या हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं क्या?
Yes, sir. सारे रियल नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, मतलब रियल नंबर जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, सबसेट होगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? कॉम्प्लेक्स में तो रियल भी Yes, आने ही sir. वाले हैं, जैसे देख लो जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं रहता है वो तो प्योरली रियल होंगे। एंड नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सारे रियल नंबर्स रहते हैं, उनमें इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा, तो उसको हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। ठीक, तो सारे रियल नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, लेकिन क्या सारे कॉम्प्लेक्स को रियल कह सकते हैं क्या? No, sir. No, sir. जैसे मान लो अगर ऐसा कुछ मिल गया आयोटा बी वाला, जहाँ पे बी जीरो नहीं हो रहा है, तो ये कहाँ से रियल है? ये तो इमेजिनरी है। तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नहीं कह सकते, लेकिन सारे रियल को कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। देयरफॉर रियल इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. Yes. अब ये प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी हो गया, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हो गया। क्या होता है देन, अब आ जाओ उस कंप्रीहेंशन के ऊपर। कंजुगेट के बारे में वहां पे लिखा हुआ है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है। अब मत लिखो, अब उधर ही देखो कंप्रीहेंशन में, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन z बार जो होगा, जिसमें हम रियल पार्ट का साइन एज इट इज रख रहे हैं, मतलब रियल पार्ट को एज इट इज ले रहे हैं लेकिन इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर रहे हैं, तो ये z बार यहाँ पे z का कहलाता है कंजुगेट। z बार यहाँ पे z का कहलाता है कंजुगेट। ठीक है, तो रियल पार्ट को एज इट इज ले लिया गया है एंड इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया गया है, तो ये जो z बार होगा उसको कहा जाता है कंजुगेट ऑफ z। ठीक, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. देन उसके बाद आगे टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, मतलब मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं हम, z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा b1, a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2, और दोनों अगर इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब a1 इज इक्वल टू a2 हो जाए, मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 के इक्वल आ जाए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के इक्वल आ जाए। मतलब रियल को रियल के साथ इक्वेट करना है, रियल पार्ट को एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, तब जाके दोनों को हम इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस दिए गए हैं वहां पे, उसके ऊपर एडिशन। तो एडिशन में देख लो क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हो रहा है तो रियल को रियल के साथ ऐड करना है एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। सब्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो सेम वही, रियल को रियल में से माइनस करना है एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी में से ही। फिर मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन अपना होता है पॉलिनोमियल का, उसी तरीके से वो होगा, यहाँ पे वो दिया गया है। एंड देन डिवीजन, डिवीजन के लिए देख लो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है c प्लस डी आयोटा, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन में से कॉम्प्लेक्स नंबर हटाने के लिए उसके कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। अब c प्लस आयोटा डी का कंजुगेट क्या होगा, c माइनस आयोटा डी, तो उससे डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो वो देख लो वहां पे क्या हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया सी स्क्वेयर माइनस आयोटा डी का स्क्वेयर, एंड आयोटा स्क्वेयर होता है -1, तो वहां से वो सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर बन गया। तो इस तरीके से डिनोमिनेटर में रियल क्वांटिटी एंड जो भी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रहेगा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो क्लियर है अब ये पूरा कंप्रीहेंशन, इतना ही हमें पढ़ना था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, तो जो आगे के पॉइंट्स है वो सारे तुम इसके बाद लिख लेना। कंजुगेट क्या होता है, तो उसमें रियल पार्ट का साइन सेम होता है, बस
इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। देन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं? जब दोनों में रियल पार्ट इक्वल हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाएंगे, तब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल। फिर उसके बाद एडिशन में क्या होता है? रियल को रियल के साथ एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करते हैं। देन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इस तरीके से चीजें होगी, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो वो सारी चीजें अब तुम लिख लेना। अब हम आ जाते हैं डिस्कशन के ऊपर। तो डिस्कशन में पहला डाउट है? Yes, sir. पहले में Yes, देखो sir. दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कर दिया गया है, तो दोनों इक्वल कब होंगे? जब उनका इमेजिनरी और रियल पार्ट इक्वल हो। जब उनका इमेजिनरी एंड Same रियल होगा। पार्ट इक्वल होगा। तो ये देख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये रियल पार्ट हो जाएगा इसका, एंड आयोटा वाई ये इमेजिनरी। अच्छा, आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर है, सॉरी कंजुगेट ऑफ ईच अदर है। तो मेरे ख्याल से अब ये तो क्लियर ही होगा, जेड बार तो ये देख लो रियल रियल साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर सर वो 22 आई नहीं है, हाँ वो 22 आई नहीं, सिर्फ 2 है। 2y है, हाँ 2y है। अब ये हो जाएगा, रियल का साइन तो चेंज होगा नहीं, ठीक है, रियल का साइन चेंज नहीं होगा। और यहाँ ऐसे करो, वरना तुम लोग ये जेड बार है, ठीक है, ये जेड बार गिवन है, ये जेड गिवन है, तो ये जो जेड गिवन है यहाँ से भी हम जेड बार लिख सकते हैं। वो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, क्या यही आएगा क्या? Yes, sir. दोनों Yes. को इक्वेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, एंड देन माइनस एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। इक्वेट कर दिया, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस वन आएगा, तो y इज इक्वल टू जो है वो हो जाएगा 1। क्लियर है? Yes, sir. सेकेंड, थर्ड, थर्ड डाउट है, ठीक है, थर्ड डाउट है, तो थर्ड देख लो। थर्ड में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 दिया गया है, यहाँ पे a प्लस बी, सॉरी 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए, ये कितना आता है इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो उसको हमें हटाना है, तो क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? डिवीजन वाला देखो, उसके कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, उसके कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या है? वन प्लस बी तो रियल पार्ट था उसका, तो वो एज इट इज रहेगा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो ये डिनोमिनेटर का कंजुगेट है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में देख लो क्या बन जाएगा, 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए का स्क्वायर, एंड डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस बी का स्क्वायर माइनस आयोटा ए का स्क्वायर। अब उसको आगे हमें सिंप्लीफाई करना होगा, इसको एक्सपांड कर देंगे, 1 प्लस बी को एक टर्म मान लो, तो यह आ जाएगा 1 प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए इंटू 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए का स्क्वायर, यहाँ पे नीचे में 1 प्लस बी का स्क्वायर एंड आयोटा ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको एक्सपांड कर देते हैं,
तो एक्सपांड करने के बाद ये 1 प्लस 2b प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 आयोटा ए इंटू 1 प्लस बी माइनस ए स्क्वेयर अपॉन में ये 1 प्लस 2b प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो ये बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस ए स्क्वेयर आ रहा है, तो 1 माइनस ए स्क्वेयर कितना होगा बताओ? ये 1 एंड ये माइनस ए स्क्वेयर लेंगे तो वो कितना होगा? 1 माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर के इक्वल होगा। इसको देखो 1 माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर के इक्वल आएगा, तो न्यूमरेटर में वो 1 माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर बन जाएगा 2b प्लस बी स्क्वेयर 2 आयोटा ए इंटू 1 प्लस बी एंड डिनोमिनेटर में अब ये बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ही बन रहा है तो 1 ही बन जाएगा, तो ये 1 और ये 1 2 बन जाएगा, तो 2 प्लस 2b है यहाँ पे 2b स्क्वेयर प्लस 2b 1 प्लस बी है यहाँ पे 2 बाहर 1 प्लस बी, तो ये देखो यहाँ से भी 2b बाहर आ जाएगा 1 प्लस बी प्लस 2 आयोटा ए इंटू 1 प्लस बी, तो 1 प्लस बी ऊपर नीचे से कैंसल आउट है ना, कॉमन आके, तो 2b कॉमन लेके कैंसल आउट ही कर दो ना, बचा के क्यों रखना उसको। तो ये आ जाएगा b प्लस आयोटा ए। क्लियर? कोई डाउट इसमें? फिर उसके बाद फोर्थ, Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ तो आसान था ना। इसमें इक्वेशन है तो पहले उसको सॉल्व ही कर लेंगे। यहां से देखो ये 3 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, इस 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो 3 बाहर, अब हर जगह से 3 3 कैंसल आउट एंड ये log m माइनस log n है तो ये बन जाएगा log x माइनस 1 अपॉन log x माइनस 3 बेस 10 इज इक्वल टू log 2 बेस 10, तो log हट जाएगा, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, तो x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 के लिए दोनों log डिफाइन हो रहे हैं, तो यही इसका आंसर है। एंड x इज इक्वल टू अगर 5 आ गया तो log 625 बेस x मतलब ये 5, तो ये तो 5 का क्या है 5 की पावर 4 है, तो 4 बाहर log 5 बेस 5 ये 1, तो 4 आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, Yes, sir. सिक्स्थ अल्फा बीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना इसको, तो इसको रिप्रेजेंट करना है ना, और हमें log 2 पता है बीटा के टर्म्स में एंड log 125 अपॉन 124, तो ये देख लो एक तरीके से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 1025, बोलो। Yes, sir. अब ये जो होता है 2 Yes, की sir. पावर क्या होता है बताओ 10, 2 की पावर 10 ये आता ना 1024, तो 10 बाहर Yes, sir. और ये log 2 बेस Yes. 10 तो बीटा है, तो यहाँ से log 1025 बेस 10 इज इक्वल टू आ जाता है अल्फा प्लस 10 बीटा, तो इसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, तो इस 4100 को हम 2 इंटू
या 4 इंटू 1025 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये log 4 बेस 10 प्लस log 1025 बेस 10, तो log 4 बेस 10 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 बाहर तो 2 बीटा, और ये कितना आया है अल्फा प्लस 10 बीटा, तो ये फाइनली आ जाएगा अल्फा प्लस 12 बीटा। क्लियर है? यस सर। 7th 8th 9th 10th। सर 9th। 9th आसान है, बस उसको ऊपर लेके चले जाओ। ये इस तरीके का क्वेश्चन हमने उसमें भी किया है मॉड्यूल में सॉल्व। ये जो बी है बस इतना ही बता देता हूं मैं, ये बी पहले तो ये क्या ए एन इज इक्वल टू आएगा log n बेस 1001, ये आ जाएगा ए एन। तो बी में है A3 प्लस A5 A4 प्लस A5 प्लस A6, मतलब log 3 बेस 1001, log 4 बेस 1001, log 5 बेस 1001। अब उसके बाद इस log के अंदर की सारी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 4 5 6, तो ये बी। ऐसे ही सी निकाल लो एंड देन बी माइनस सी, ठीक है। टेंथ 10th हो गया। अब डीपीपी नंबर A8 सॉल्व किया है सभी लोगों ने? यस सर। ठीक है, डीपीपी नंबर A8, तो उसमें फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड का है ए, थर्ड का है सी, फोर्थ सब्जेक्टिव, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन्थ सारे सब्जेक्टिव, 10th टू 10th। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सर फोर्थ का 4। फोर्थ का 4, ये तो क्लास में किया है ना हमने। इस नंबर का अब हमें लॉग चाहिए, तो इस नंबर में डेसिमल के बाद कितने जीरोस आते हैं? 3। 3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? -4। भूलो मत इतनी जल्दी, -4 एन मेंटिसा निकलेगा लॉग टेबल से, वो निकाल लेना, वो 3859 आता है। मेंटिसा जो आएगा वो आ जाएगा 0.3859। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था, 4 बार 3859। क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट नाइन, कौन सा है विवेक? सर 7th में मतलब आंसर आ गया, पर वो मतलब उसमें आया, पावर में आया था, उसे कन्वर्ट कैसे करना है वो समझ में नहीं है। ऐसे करो, बेस चेंजिंग थ्योरम से पहले बेस 10 कर लो। यहां से अब क्या बाहर आ जाएगा, मतलब ये है, इसको log 2 इंटू बेस 10 प्लस log 100 इंटू बेस 10 ऐसे लिख सकते हैं।
n is 25 को 5 स्क्वायर तो 2 बाहर, तो ये log 2 बेस 10, ये 2 और 5 को 10/2, मतलब ये 1 माइनस log 2 बेस 10। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो एंड देन सॉल्व कर लो log 2 बेस 10 की। यस सर। 8 9 10। तो किसी का कोई डाउट इसमें? तो कल के लेक्चर में A9 डीपीपी में डिस्कस करूंगा। A9 नंबर की डीपीपी कल डिस्कस होगी, ठीक है? यस सर। यस सर। सॉल्व करके रखो उसको, बाकी अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कल हमने आइडेंटिटीज देख ली थी, है ना? किसी को कोई डाउट है आइडेंटिटीज में? नो सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। किसी को कुछ कहना है क्या? क्वाड्रेटिक के ऊपर जितने भी बार मतलब सपोज क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से ज्यादातर बार जो क्वेश्चंस थे वो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स इस टॉपिक के ऊपर थे। सारे के सारे तो नहीं बोल सकते, जनरली क्वाड्रेटिक के ऊपर क्वेश्चन रेयरली आता है, 2-3 साल में एक आध बार आता है, लेकिन अगर आ गया तो ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि वो रहेगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स से। बाकी इससे भी आए हैं, लेकिन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स से कुछ ज्यादा आए हैं, ठीक है? तो वही चीज हम देखने वाले हैं आज, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है? तो हेडिंग डाल दो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। Relation between roots and coefficients. Relation between roots and coefficients. तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले रहे हैं। अब इसके रूट्स तो सभी लोगों को पता होता है, अल्फा अगर ले रहे हैं एक रूट तो वो आएगा -b प्लस √d/2a, ठीक है? एंड दूसरा रूट फिर क्या होगा, -b माइनस √d/2a। यहाँ पे d डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। तो ये दो रूट्स होते हैं, ये तो सभी को पता ही है। अब इसमें जब हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो क्या मिलता है बताओ? -b/a। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स जब करते हैं, या अल्फा प्लस बीटा पहले लिखो, तो अल्फा प्लस बीटा करने पे यहाँ पे √d प्लस में, यहाँ पे √d माइनस में कैंसल आउट, -b/2a का 2 टाइम्स आ जाएगा तो -b/a। तो जो सम ऑफ रूट्स आता है, यहाँ पे b किसका कोएफिशिएंट है बताओ? b कोएफिशिएंट किसका है? x का। तो माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये सम ऑफ रूट्स के लिए रिजल्ट्स है, कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है? देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा कितना आता है? c/a। c/a। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है ये रहता है, यहाँ पे c मीन्स इस क्वाड्रेटिक की कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट अपॉन a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब ये इसलिए लिख रहा हूं मैं लैंग्वेज में, कभी कभी इक्वेशन ऐसा गिवन रहेगा,
तो तुम क्या बोलोगे, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए बोलोगे क्या यहाँ पे? सर माइनस ए बाई बी। माइनस ए बाय बी हो जाएगा माइनस सम ए ऑफ बाय रूट्स, ठीक है। तो हमेशा माइनस बी बाय ए मत बोलना, इक्वेशन को ऑब्जर्व करना, देन उसके बाद। तो ये लैंग्वेज वाली चीजें तुम्हें हेल्प करेगी वो लिखने में। तो लिखो इसको जल्दी से। लिख लिया सभी लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट हमें एक देखना होगा मॉडुलस फंक्शन के बारे में। इस फंक्शन को हम डिटेल में आगे देखने ही वाले हैं। FOM2 नाम से एक टॉपिक आएगा, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 2, उसमें हम उसको देखेंगे। अभी के लिए तो उसकी बस बेसिक प्रॉपर्टी काम में आने वाली है, तो उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन पहले तो क्या होता है, ब्रैकेट बना के लिखना उसको, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन हमें हमेशा उसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, उसके अंदर में जो भी जाएगा वो उसको पॉजिटिव बना के बाहर भेजेगा। तो 2 अगर जा रहा है पॉजिटिव तो वो एज इट इज उसको बाहर दे देगा। लेकिन अगर -2 जा रहा है तब भी वो उसको 2 बना के ही बाहर भेजेगा, मतलब अंदर में निगेटिव अगर जा रहा है तो वो उसको पॉजिटिव बना के ही बाहर भेजेगा। पॉजिटिव को तो वो एज इट इज ही भेज देगा, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं साइन की। लेकिन जब निगेटिव क्वांटिटी अंदर जा रही है मॉड के, तो मॉड उसको पॉजिटिव बना के बाहर भेजेगा। एंड अगर 0 जा रहा है तो वो 0 ही बाहर आएगा, ठीक है। तो ये होती है मॉडुलस प्रॉपर्टी, मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी, जो हमें हमेशा कैसी वैल्यू देती है, पॉजिटिव वैल्यू देती है, ठीक है। यस सर। सर मैग्नीट्यूड ना? हाँ, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो तुम उस नंबर का, या तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, 2-3 नाम है इसके। एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हैं, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है तो 2, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है तो 2। तो मॉडुलस फंक्शन हमें हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, उसकी वजह से उसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। यस सर। अब उसके बाद y इज इक्वल टू मान लो मॉड x है। अब इसको हमें विदाउट मॉड लिखना है, विदाउट मॉड लिखना है। तो ये पहले तो ये चीज बताओ, ये अंदर वाली क्वांटिटी कहाँ पे 0 होगी, कौन से x के लिए? 0। 0। 0। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए ये 0 होगी। एंड जब x हमने 0 से बढ़ा लिया है तो अंदर वाली क्वांटिटी कैसी आती है? पॉजिटिव। 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 तो मॉड हमें एज इट इज वही क्वांटिटी दे देगा, है कि नहीं। इसको देखो, मॉड के अंदर में अगर पॉजिटिव जा रहा है तो मॉड हमें एज इट इज वही क्वांटिटी बाहर भेजेगा। तो मॉड के अंदर में अब यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी जा रही है, तो मॉड एज इट इज हमें क्या दे देगा, x। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस सर। फिर उसके बाद जब x को हमने निगेटिव लिया है, x को निगेटिव लिया है, तो तुम लोग बताओ यहाँ पे
ये जो -2 मॉड में जा रहा था, क्या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, -(-2), ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोलो। यस यस सर। Yes, तो sir. मॉड क्या, जैसे इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अब जब मॉड के अंदर में पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड को हटाना मतलब मॉड ओपन होना। मॉड कौन से साइन के साथ ओपन हुआ, तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हुआ, मींस इसके आगे प्लस साइन है, ठीक है। मॉड के अंदर की क्वांटिटी तो मॉड ओपन होगा प्लस साइन के साथ, एंड जब मॉड के अंदर में निगेटिव क्वांटिटी है तो देखो मॉड कौन से साइन के साथ ओपन हो रहा है, निगेटिव Negative. साइन के माइनस साथ। तो देख लो x अगर निगेटिव है तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव, तो मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ। तो इसको कहते हैं मॉड को डिफाइन करना, ठीक है। मॉड को डिफाइन करना मतलब विदाउट मॉड लिखना। तो उसके लिए 2 पॉइंट काफी है। मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, एंड मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव, तो मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा, ठीक है। और मॉडुलस हमेशा कैसी वैल्यूज देता है, पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। तो देख लो वो सेटिस्फाई भी हो रहा है। यहाँ पे पहले वाले में x पॉजिटिव है, तो क्या यहाँ से हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी क्या, यस Yes, सर। sir. अब यहाँ पे x Yes, sir. निगेटिव है, ये x निगेटिव है तो -x कैसा होगा, Positive. पॉजिटिव। Negative. -x तो पॉजिटिव होगा ना अगर x निगेटिव है तो। निगेटिव को अगर तुम निगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो पॉजिटिव बनेगा ना। तो x निगेटिव था, उसको तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वहां से हमें पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, वो चीज भी सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे बस हम क्या कर रहे हैं, उसको डिफाइन करके लिख रहे हैं, विदाउट मॉड लिख रहे हैं। इसके बाद 2 पॉइंट लिख लेना, इफ क्वांटिटी इनसाइड द मॉड इज पॉजिटिव, if quantity inside the mod is positive, quantity inside the mod is positive, then mod opens with positive sign, then mod opens with positive sign. If quantity inside the mod is positive, then mod opens with positive sign. And second point, if quantity inside the mod is negative, if quantity inside the mod is negative, if quantity inside the mod is negative, then mod opens with negative sign, then mod opens with negative sign. क्लियर है मॉडुलस फंक्शन का ये Yes, बेसिक sir. कंसेप्ट, क्लियर है। किसी को कोई डाउट इसमें? Yes, sir. No, sir. चलो ठीक है, इसको हम और डिटेल में देखेंगे FOM2 में। अभी के लिए तो बस इतना काफी है। अब हम अगेन आ जाते हैं क्वाड्रेटिक के ऊपर ही। तो सम ऑफ रूट्स हमने देख लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने देख लिया, अब डिफरेंस ऑफ रूट्स हमें देखना है, डिफरेंस ऑफ रूट्स। लेकिन जब हम अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो उसका साइन कैसा होगा एग्जैक्टली हम उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। उसके लिए कौन बड़ा कौन छोटा ये हमें पता होना चाहिए। अगर अल्फा बड़ा रहेगा तो अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव आएगा, बीटा बड़ा रहेगा तो निगेटिव आएगा, लेकिन वो पता नहीं है। तो इन साइन की झंझट से हमें बचना है, तो उसकी वजह से इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, मॉड। तो ये वाली क्वांटिटी हमेशा कैसी मिलेगी हमें, मॉड लगा दिया तो बताओ, पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव मिलेगी। एंड अल्फा माइनस बीटा करने पे क्या वैल्यू आती बोलो, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा कितना आता, सी Positive. माइनस सी अपॉन ए। वो तो पॉजिटिव नहीं आता रे, पॉजिटिव थोड़ी बोल सकते हैं।
अल्फा माइनस बीटा आएगा कितना वो बताओ। अल्फा में से बीटा को माइनस करो। D by discriminant by A. रूट डी बाई ए आएगा, दिख रहा है? Yes sir. रूट डी बाई ए, रूट डी बाई ए आ जाएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट वैल्यू कैसी देता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने मॉड लगा दिया तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। अब राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, इसके ऊपर मॉड लगा देंगे। तो इस तरीके से ये हमें डिफरेंस ऑफ रूट्स मिलता है अंडर रूट डी बाई मॉड ए। क्लियर है? Yes sir. फिर यहाँ पे हम वो प्लस माइनस के झंझट से बच जाएंगे। मॉड लगा दिया है, वो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। सर हाँ, सर इसको एक बार एक्सप्लेन करो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। अल्फा हमारे पास है, ये पहले मॉड क्यों लगा रहे वो क्लियर हो रहा है क्या? सर हाँ मतलब वो पॉजिटिव करने के लिए वो बताए। हाँ, पॉजिटिव साइन के इससे बचना है हमें, तो मॉड लगा दिया तो वो हमेशा पॉजिटिव, अंदर वाला कुछ भी होने दो, पॉजिटिव चाहे निगेटिव, वो हमेशा कैसा मॉड कैसी वैल्यू देगा? उसकी पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव। ठीक है, तो अल्फा ये था एंड बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा जब करेंगे ये आ जाएगा। तो देखो बी भी कैंसल आउट, 2 इंटू रूट डी अपॉन 2a, तो 2 कैंसल आउट, तो अल्फा माइनस बीटा आता है रूट डी बाई। अब पॉजिटिव निगेटिव इन सारे झंझटों से बचना है, तो क्या करेंगे? अब मॉड लगा देंगे, इधर भी मॉड। एंड इधर भी। ठीक है, यस सर। यानी डिफरेंस ऑफ रूट्स काम में तब आएगा जैसे लैंग्वेज मान लो ये गिवन है, रूट्स आर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 1. 1। तो उस केस में डिफरेंस ऑफ रूट्स का यूज करना है। ठीक है, देखेंगे हम इसके क्वेश्चंस कहाँ पे लगाना है इसको। ठीक है, अब उसके बाद ये डिफरेंस ऑफ रूट्स हो गया। अब एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है बताओ? Roots का number of roots. अबे नंबर ऑफ रूट्स थोड़ी, सर इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं किसी वैल्यू से और एक्सप्रेशन को इक्वेट नहीं करते। इक्वेशन के रूट्स होते हैं एंड एक्सप्रेशन के क्या होते हैं? एक्सप्रेशन के क्या होते हैं? Zeros. फैक्टर्स, फैक्टर्स होते हैं ना। Yes sir. यस सर। तो देख लो, मान लो ये इक्वेशन है, उसके रूट से अल्फा बीटा, उसके रूट से अल्फा बीटा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बताओ? B minus B by A. माइनस बी बाई एंड अल्फा इंटू बीटा C by A. सी बाय। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स है। अब इसको हमें फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है इस एक्सप्रेशन को। तो ये देख लो, ए को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए। अब तुम बताओ ये बी बाय ए की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? Alpha plus beta and alpha into beta. माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा आएगा बी बाय ए की जगह पे, एंड सी बाय ए की जगह पे अल्फा बीटा। तो इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे तो फैक्टर्स आ जाते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो यहां से एक चीज ये पता चल रही है, अगर इक्वेशन के रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, तो उसी के एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। क्लियर? Yes sir. एंड हमें अगर एक्सप्रेशन मान लो लिखना है
तो उसके लिए और क्या करना पड़ेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये मत भूलना। इक्वेशन के रूट से अल्फा बीटा एंड लीडिंग कोएफिशिएंट ए है, लीडिंग कोएफिशिएंट ए है एंड रूट्स अल्फा बीटा है, तो उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। क्लियर है ये? एक बार फिर से रिपीट कीजिए। ये तो चीज क्लियर हो गई। रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय एन अल्फा इंटू बीटा सी बाय एन। सर अब कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में गिवन, हमें लीडिंग कोएफिशिएंट गिवन रहता है एंड इक्वेशन के रूट्स गिवन रहते हैं, इक्वेशन के रूट्स, और बोला जाता है कि उसका एक्सप्रेशन क्या आता है, उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा ये पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट हमें हेल्प करेगा। तो देख लो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है, ठीक है। अब बी बाय एन सी बाय ए यहाँ पे बनाना था ताकि हम इसको अल्फा बीटा के टर्म्स में ला सके। तो ए को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बी बाय ए यहाँ पे सी बाय ए बनेगा। तो देख लो बी बाय ए की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा पुट कर देंगे, सी बाय ए की जगह पे अल्फा बीटा वो पुट कर दिया। अब ये फैक्टराइज होके ये बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर किसी इक्वेशन का लीडिंग कोएफिशिएंट ए है एंड रूट्स अल्फा बीटा है तो उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, बस। ठीक है, यस तो रूट्स एंड लीडिंग कोएफिशिएंट गिवन रहेंगे तो उस क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। यस सर। और ये चीज हायर डिग्री के लिए भी वैलिड रहेगी, ये जो पॉइंट हमने देखा है अभी। तो ये इसका थ्योरी पार्ट है, बाकी सारी चीजें क्वेश्चन में हम देखेंगे, इसका एप्लीकेशन पार्ट। तो ये लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लिख लिया? यस सर। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हम लेंगे। और एक चीज यहाँ पे बताओ, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई। मतलब यहाँ से हमें मिलेगा ए अल्फा स्क्वेयर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड बीटा भी इसका रूट है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो दो चीजें हमें मिलती है अल्फा बीटा रूट से उससे, तो इनका यूज भी बहुत अच्छे से किया जाता है क्वेश्चंस में, ये जो दो टर्म्स हमें मिले हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि ये चीजें भी यूज हो सकती है, अल्फा बीटा रूट्स है वो उसको सेटिस्फाई करेंगे तो वहां से दो टर्म्स मिलती है, इसका भी यूज किया जा सकता है। तो लिख लो अब क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square plus 3x plus 1 is equal to 0, x square plus 3x plus 1 is equal to 0, then find the value of
ये 10 पार्ट्स है, जल्दी से इनके आंसर। पहले 3 तो आसान है, वो तो कोई भी बता देगा, 4th तक भी, तो फटाफट। सर पहले आंसर भेजे या नोटबुक में लिखे? हाँ, पहले आंसर भेजे या नोटबुक में लिखे? नहीं लिखो, सॉल्व करो उसको, ठीक है। सर वो 7th का लिखा। क्या 7th में? वो कुछ नहीं है वो, ये अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा का क्यूब है, ठीक है। यस। बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा का क्यूब। पहले 5 का कितने लोगों का आ गया आंसर? चलो, बहुत सारे लोगों का आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते जाओ अब। ठीक है, पहला तो बहुत आसान है, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? -3। -3। -3। अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो इसमें सम ऑफ रूट्स माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज -3। ये फर्स्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1। डिफरेंस ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा बताओ? √d/a मॉड्यूलो। तो डी कितना आ रहा है यहाँ पे? 5 √5। √5 अपॉन मॉड ए कितना है 1, तो उसका मॉड 1, तो ये √5। फिर फोर्थ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, यहाँ पे क्या कर लेंगे एलसीएम, तो -3। अल्फा प्लस बीटा
हाँ तो ये आ जाएगा यहाँ पे -3/1 इज -3 एंड फिफ्थ में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करना है तो अल्फा प्लस बीटा का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। 7 हाँ तो ये -3 का स्क्वायर, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 7। सर हाँ सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल इंटू अल्फा माइनस बीटा नहीं लिख सकते? क्या क्या क्या? सर अल्फा प्लस बीटा होल इंटू अल्फा माइनस बीटा। नहीं, वो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को लिखेंगे ना। हाँ ये सर गलत कर दी। कहाँ जा रहे हो तुम भी? गर्मी ज्यादा है क्या नासिक में? हाँ सर थोड़ा, अभी साइड वालों ने एसी भी चलाया ना, तो एसी का गर्म हवा आ रहा तो गर्मी छिड़ी हुई है तो थोड़ा ध्यान रखो, ये ऐसी गलतियां मत करो, ठीक है? है। यस सर। हम्म 8 का क्वेश्चन दिखाना सर। हाँ क्वेश्चन देख लो। सिक्स्थ आ गया। यस सर। उसमें अल्फा यस प्लस सर। है ना, अल्फा की ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी की उसका यूज करेंगे। तो ये होता है यस अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही होती है ना वो आइडेंटिटी। सर 12 आंसर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, तो ये आ जाएगा -27 -3 इंटू 1 इंटू ये -3, तो ये -27 प्लस 9, तो -18 आंसर है, ठीक है? अच्छा नंबरिंग यहाँ पे गलत हो गई है, ये 7, ये 8, ये 9th 10th 11। अभी अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए, तो कैसे मिलेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये देख लो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, तो हमने उसका स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो ये देख लो यहाँ से अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर 1, तो 2 इधर आके ये 47। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सर। तो 7th के बाद 8,
अब 8 में थोड़ा सोचो, कैसे करेंगे 8 को? सर अल्फा डालेंगे, उसको पुट करेंगे सर किसमें? एक्स के एक्स हाँ, एक्स पर। अभी मैंने जो लास्ट में एक पॉइंट बोला था एक क्वेश्चन देने से पहले कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो वहां से जो दो टर्म्स आती है उसकी हेल्प से ये बहुत आसानी से बन जाता है 8 9। ठीक है, तो ये बाकी के जो 4 है वो तुम्हारे लिए होमवर्क है, इनको तुम सॉल्व करके रखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आज जो हुआ है उसमें किसी को कोई डाउट? सर और वो जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट था उसको तुम लिख लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट किया जाता है तो कैसे करते हैं, कंजुगेट क्या होता है, एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। ये 4 तुम्हारे लिए होमवर्क है, एंड डीपीपी नंबर A9 ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, यस यस सर। सर। ठीक है फिर, चलो लिख लिया ना ये? यस सर। यस सर।